चलिए आज हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड 2023 का जो विज्ञान का पेपर आपका 20 मार्च 2023 को होना है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो अगर आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपका ये समझिए कि 75 आउट ऑफ 75 मिलने के पूरे चांस है। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चनों की तैयारी करना है, ठीक है ना। थोड़े क्वेश्चन ज्यादा भले ही हो सकते हैं लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक तो अथवा के ऊपर आता है, एक तो अथवा के नीचे आता है। तो दोनों क्वेश्चन जो ऊपर भी आ सकते हैं नीचे भी आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ये वाले क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांस है आपके पेपर में, ठीक है ना। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपको हम बताते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो पहले पार्ट से आपको पता है ना, पहले क्वेश्चन पार्ट से 2 नंबर के क्वेश्चन आना है और 3 नंबर के क्वेश्चन आना है। तो उनके लिए हमने सर्च किया है, आपको बताया है कि प्रश्न पहला क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद है संयोजन वियोजन अभिक्रिया, जो आपने पढ़ी है ना, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, उनको आपको करना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात होती है किसकी, उपापचयन अभिक्रिया और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की। किसकी, द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इनकी परिभाषाएं आपको 2-2 नंबर में लिखने को आ सकती हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं उपापचयन रेडॉक्स अभिक्रिया, ये हो गया है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये पिछले साल के पेपर 2022 के पेपर में आ चुका है, तो इस साल भी चांसेस का आने का, तो ध्यान रखें। इसके बाद वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की जो वस्तुएं होते हैं उन पर पेंट क्यों करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें हम, इसके बाद बात कर रहे हैं तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है, क्यों प्रभावित किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें हम संचारण विकृत गंधिता क्या है। तो ये संचारण की परिभाषा आपको लिखना पड़ेगी, विकृत गंधिता की परिभाषा लिखना पड़ेगी। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़े बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ये 3 नंबर यहां से आ गए 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माक्षेप शोषी अभिक्रिया क्या है, इनके उदाहरण बताइए। तो आपको उदाहरण सहित इनकी परिभाषाएं लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखें इसका, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं, अपन प्रवेश करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो ये वाले ये समझिए चैप्टर नंबर 2 के खास क्वेश्चन है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इनके जो रासायनिक नाम, पहला क्या लिखना पड़ेगा पेपर में, रासायनिक नाम लिखना पड़ेगा। रासायनिक नाम लिखने के बाद इनको बनाने की विधि लिखना पड़ेगी। इसके बाद लिखना पड़ेगी आपके लिए उपयोग। ये वाले जो क्वेश्चन है 4 नंबर के आएंगे, एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और अम्ल क्षार की, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। कितने नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। कौन कौन से, धोने का सोडा का नाम, रासायनिक नाम, विधि और उपयोग। अब ये कहेंगे सर एक ही में क्या पूरे आ जाएंगे, नहीं, या तो धोने का सोडा आएगा, या बेकिंग का सोडा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, या विरंजक चूर्ण, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के ऊपर नीचे आ सकते हैं, ठीक है ना, अथवा के ऊपर या नीचे, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे ज्यादा चांस है। और उसके नीचे जो मान लो अथवा है तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, और इसके नीचे आ जाएगा धोने सोडा या बेकिंग सोडा में से कोई भी। या तो ये या फिर ये भी आ सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है और अम्ल एवं क्षार में अंतर। तो ये हो गए आपके 4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद अपन प्रवेश करते हैं तीसरे चैप्टर में, ठीक है ना। तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो जो तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन है 2 नंबर का। फिर है मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो ये भी 2 नंबर का, ये तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। कौन से, ये 2-2 नंबर वाले, यहां से क्या है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखें यहां तक, ठीक है ना। तो सक्रियता श्रेणी से क्या समझते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संचारण को रोकने के उपाय क्या हैं, ठीक है ना।
खनिज, अयस्क, गैंग और ध्वनिक क्या है? ये चारों चीज अलग अलग चीज हैं। तो ये कई साल से माने पिछले सालों से 2019 हुआ, 2020 में हुआ, इनमें पूछी जा रही हैं इनकी परिभाषाएं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है धातु और अधातु में अंतर और धातुओं के भौतिक गुण। अब हालांकि इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इनमें से धातु अधातु के अंतर में 2 या 3 अंतर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही गुण में भी 2 या 3 लिखना पड़ेगा। पिछले जो सालों में ये भी दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, उसमें है ना 4 नंबर का क्वेश्चन रहा था, लेकिन अब ये 2 नंबर का आना है इस पार्ट से। तो अपन को क्या करना है, 2-2 लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2-2 अंतर लिख देना, 2-2 गुण लिख देना, 2 या 3 जितने भी आपको इच्छा हो वो लिख सकते हैं, लेकिन 2 या 3, 2 तो कम से कम लिखना क्योंकि 2 नंबर का है, लेकिन 3 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आया बात समझ में। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आयनिक, अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों की उच्च गलनांक क्यों होता है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है कि आयनिक यौगिकों की उच्च गलनांक क्यों होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बात करते हैं तांबे के बर्तनों को नींबू से साफ क्यों किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन है। और ये दूसरा अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर आते हैं साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। अगला क्वेश्चन क्या है, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है ना। आगे बात करें, अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 में प्रवेश करते हैं। कौन से नंबर? चैप्टर नंबर 4 की बात करें। किसकी? चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें से आना है आपको एक तो क्वेश्चन कितने नंबर का आना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आना। कितने नंबर का क्वेश्चन आना? 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो आपको अच्छे से ध्यान समझना है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। और 2 नंबर का, एक 4 नंबर का आना है और एक 2 नंबर का। 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या सामान्य संरचना बनाना। सामान्य संरचना जानते हैं, जैसे मान लो CH3Cl है, तो इसकी सामान्य संरचना बनाना, तो ये यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ भी H जोड़ दिया, यहाँ H और यहाँ जोड़ दिया Cl, तो ये हो गई बॉन्ड संरचना, सही संयोजक बंध वाली सामान्य संरचना। लेकिन अगर बोले अपन को क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। कैसी बनाना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो फिर है ना इलेक्ट्रॉन बिंदु जैसे अपन करते हैं ना, जैसे S है तो ये वाले है ना जो बिंदु बिंदु बना के करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, वो वाली। तो ये वाले या तो ये वाला आ जाएगा कि सामान्य संरचना बनाइए या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये वाला पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस है, 100% चांस है इसका आने का। इलेक्ट्रॉन संरचना या सामान्य संरचना, ये तो आपको देखने को मिलेगा। और उनमें भी कौन कौन की बनाने को मिलेगी? मीथेन की, एथीन की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। उसके बाद एथिनोइक अम्ल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, हेक्सेनल, कौन सा? हेक्सेनल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, CH3Cl, H2S, F2 और प्रोपेनॉन, ये वाले जो इंपॉर्टेंट हैं आपको इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बना के देख लेना है और सामान्य संरचना भी बना के देख लेना है। दोनों प्रकार की देखना है, फिर जो भी पेपर में आए वो आप कर देंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप छोड़ना मत, ठीक है ना। 4 नंबर का, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, ठीक है ना। तो 4 नंबर का है तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं अगला, जो इसी पार्ट से 2 नंबर के कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। समझातीय श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। समझातीय श्रेणी आपको 2 नंबर में पूछेगा। और ये कुछ अभिक्रिया है, साबुनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया और हाइड्रोकार्बन क्या है, ये क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में से 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का बनेंगे और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और सामान्य संरचना इनमें से आएगी ही। तो आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम 5 चैप्टर तो कट गया है, फिर बात करते हैं छठे चैप्टर की बात करते हैं। जो छठे चैप्टर में आना है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और आना है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा, स्वपोषण क्या है या विषम पोषण क्या है या उनमें अंतर, या आपको तो ये पता होना चाहिए स्वपोषण क्या है और विषम पोषण क्या है, बस, ठीक है ना। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में या भोजन में लार की क्या भूमिका है, ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं, ये भी पढ़ लेना है। और फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री बताइए। तो जो कच्ची सामग्री होती है ना, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, तो वो आपके लिए याद रखना, क्योंकि पिछले बार भी ये पेपर में आ चुका है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आता है जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का, 2 नंबर के लिए। अब आता है, देखो 2 नंबर का आना था एक, तो वो बता दिया। अब आना है 4 नंबर का एक।
एक तो 2 नंबर का एक आना, तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमने बता दिए आपके लिए, ये 2 नंबर वाले। अब ये हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए कितने नंबर के, 4 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहे हैं। इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा, आप क्वेश्चन ही देख के समझ जाएंगे कि सर आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस है, हमारे त्रैमासिक अर्धवार्षिक है जो पेपर में ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, और पिछले कई सालों से भी ये पेपर आ रहे हैं। सर ने भी, हमारे स्कूल वालों ने बताया, कोचिंग वालों ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन ही देख के समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब है 4 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जो मानव पाचन तंत्र है ना, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, उसका वर्णन कीजिए, और नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए, और ये आएंगे अंतर। देखो चित्र वाले आएंगे जो ऊपर अथवा के ऊपर और नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन ऊपर तो चित्र वाला ही आएगा, और नीचे जो होता है या ऊपर माने इन अथवा में कि उसका आएगा अंतर किन किन का, या तो धमनी सिरा का, या वायवी या अवायवी श्वसन का, या तो जाइलम या फ्लोएम का, या रक्त या लसी का। ये 2022 में पिछले साल पेपर में आ चुके दोनों, जाइलम फ्लोएम और रक्त और लसी का। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ये तो इंपॉर्टेंट है। चित्र कौन कौन से, मानव पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय का नामांकित चित्र, नेफ्रॉन का चित्र, ये तो हो गए चित्र वाले। और इनका इनके अथवा में जो अंतर रहेगा वो धमनी सिरा में अंतर, या वायवी या अवायवी श्वसन में अंतर, जाइलम फ्लोएम में अंतर, रक्त एवं लसिका में अंतर। अब इसके बाद समझ में आ गया, ये अंतर समझ में आ गए, बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर, आगे बढ़े 7 वाले चैप्टर की बात करें, तो ये तो 6 के हमने बता दिया। अब 7 में जो क्वेश्चन 3 नंबर का आना है, कितने नंबर का आना है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो 3 नंबर के एक क्वेश्चन में कौन कौन से आ सकते हैं, देखो तंत्रिका कोशिका या जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, उसका नामांकित चित्र बनाइए। इनके कार्य भी संभावना कम है, लेकिन पढ़ लेना आप कि तंत्रिका कोशिका का एक तो चित्र बनाना है न्यूरॉन का, और उनके कार्य भी आप पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 38वां क्वेश्चन है, जो मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बिल्कुल छांट के बताए, तो इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से ही पढ़ना है। इसके अलावा आप कहेंगे सर यही बस क्वेश्चन पढ़ना है क्या, नहीं, देखो ये वाले क्वेश्चन सबसे पहले आप पढ़ने बैठे, पहले ये पूरे क्वेश्चन लगा लें, तो आपके तो 75 आउट ऑफ 75 आपको मिलने के चांस हैं। और देखो ऑब्जेक्टिव होंगे तो ऑब्जेक्टिव तो आप कर ही लेंगे, और ये जो बड़े क्वेश्चन है वो ये हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन जब ये पूरे क्वेश्चन हो जाए तो फिर आपको बाकी बुक के जितने भी क्वेश्चन है उनको भी देख लेना। ये नहीं कि केवल यही पढ़ के चले गए, बाकी क्वेश्चन भी देख लेना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बिना तो कुछ नहीं होने वाला, तो ये तो आपको करना ही है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक है। अब आता है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र हमने बता दिया। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, पादप एवं जंतु हार्मोन्स के कार्य बताइए। कुछ पादप हार्मोन्स होते हैं, कुछ जंतु हार्मोन्स होते हैं, तो उनके नाम जो आपको याद रखना है कि देखो ये थायरॉक्सिन से लेके आपका टेस्टोस्टेरोन तक ये कौन से हार्मोन है, जंतु हार्मोन है। और ये ऑक्सिन से लेके जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और ऑब्सेसिक अम्ल, ये जो है ना वो पादप हार्मोन है। हमने नाम भी छाट दिए आपके लिए कि इन्हीं में से अगर आएगा हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स के कार्य, तो इन्हीं में से ये जो थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, वृद्धि हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कुछ हार्मोन के नाम दिए रहेंगे, उनके कार्य लिखना पड़ेगा। ये जंतु हार्मोन है, और पादप हार्मोन जो है वो है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल, तो ठीक है ना। तो ये पादप अम्ल और ये जंतु पादप जो हार्मोन्स है और जंतु हार्मोन्स हैं, इनके जो कार्य हैं आपको इनके पढ़ लेने, ठीक है ना। इसके बाद आता है अगला चैप्टर आ जाता है 8 चैप्टर, उसमें है ना स्वपरागरण, देखो स्वपरागरण, परागरण और कायक प्रवर्धन और निषेचन और रजोधर्म, ये 5 जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है ना। तो ये स्वपरागरण, परागरण, कायक प्रवर्धन, निषेचन और रजोधर्म क्या है, इनको आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद आता है जनन क्यों आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनन क्यों आवश्यक है। फिर मां के शरीर में गर्भस्थ जो भ्रूण होता है उसको पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये भी पिछले सालों में पेपर में आया है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। फिर आता है अमीबा में द्विखंडन को बताइए, ये भी पिछले साल पेपर में आ चुका है, पिछले सालों में, तो आपको ध्यान रखना है अमीबा का जो द्विखंडन होता है ना, अमीबा में ऐसी होती है, फिर 2 भागों में बट जाती है, पूरा प्रोसेस आपको बताना है, ठीक है ना। आगे आवाज समझ में। इसके बाद आती है पुष्प की अनुदैर्घ्य
का नामांकित चित्र बनाइए। जो पुष्प होता है ना, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का जो चित्र बना है वो चित्र आपको अच्छे से बना के देख लेना है, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, ये जो नौ चैप्टर है अपना अनुवांशिकता, उसके लिए। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अनुवांशिकता क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन ही क्यों किया, प्रभावी लक्षण क्या है, मेंडल का प्रभाविता नियम क्या है, गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र के कार्य क्या है। ये जो पेपर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर के पेपर में आना है, उनमें आपको ध्यान रखना है। ये 9वें चैप्टर से, ये पूरे 9 चैप्टर के जितने क्वेश्चन है इनमें से ही आपको देखने को मिलेगा, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके बाद अगला बात कर रहे हैं, ये है अब 10th चैप्टर, कौन सा, 10वां चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको छांट के लाए, उनको ध्यान से देखना है आपको। 10वें पार्ट से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है, तो उनको कौन कौन से आ सकते हैं आपको बिल्कुल ये देखना है, पढ़ना है। आवर्धन लेंस की क्षमता क्या है, आवर्धन क्या है, पहले तो आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, आवर्धन लेंस की क्षमता क्या है, अवतल लेंस दर्पण का फोकस क्या है, गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन तीनों के उपयोग आपको माने तीनों के 2 उपयोग याद होना चाहिए। अभिसारी लेंस क्या है और परावर्तन के नियम क्या है। ये तो 2 नंबर का एक तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। ये थ्योरेटिकल पार्ट में से ये इतने में से 2 नंबर का आना है, और पिछले कई सालों से ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इन पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो ये तो हो गए हैं ना थ्योरेटिकल। अब आते हैं न्यूमेरिकल, जो देखो 2 नंबर के 2 आना, तो ये थ्योरेटिकल में से आ जाएगा एक, और इसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल आपको यही देखने को मिलेंगे इन 3 जो पेपर में इंपॉर्टेंट है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताइए, और उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है, ठीक है। यह किस प्रकार का लेंस है, ये आ गया। इन तीनों में से 2 नंबर के एक न्यूमेरिकल आपको आना है, अथवा के ऊपर भी दिखेगा नीचे भी दिखेगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आता है अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो होता है 11, ठीक है ना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मानव नेत्र का नामांकित चित्र, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के द्वारा विक्षेपण। देखो मानव आपको नेत्र वाला ये वाला चित्र तो याद ही होगा कि इस प्रकार से चित्र होता है, ठीक है ना, ये वाला तो ये मानव नेत्र वाला। इसके बाद जो कांच में प्रिज्म, जो कांच का ये ऐसा प्रिज्म होता है, फिर श्वेत प्रकाश की किरण जाती है और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, तो वो वाला चित्र। और प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का, अब ये अपवर्तन वाला कैसा है, जब ये प्रकाश की किरण जाती है फिर ऐसे मुड़ जाती है, अपवर्तन होता है, तो ये वाला भी चित्र आपको ध्यान से करना है, ठीक है ना। फिर आता है कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का आरेख। ये समझ लो आप, ये इन 4 क्वेश्चन में 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो 11 पार्ट से 3 नंबर का जो क्वेश्चन आना है ना, एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है 11 पार्ट से, तो इन चारों में से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण माने जो होता है 7 रंगों में विभक्त होता है, प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन का चित्र, कोलाइडी विलयन का प्रकीर्णन का किरण आरेख। ये 4 क्वेश्चन में से आपको देखने मिलेंगे वो 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, अगला आता है, अगला चैप्टर जो आता है विद्युत धारा, जो चैप्टर नंबर है 12, उसमें विद्युत धारा है। उनमें से जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको हम बता रहे हैं। इनमें 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो ध्यान रखें। विद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक बताना है, विभवांतर क्या है, ओम का नियम क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, विद्युत शक्ति क्या है। ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है आपको। विद्युत विभव क्या है, विद्युत धारा क्या है, इनके एसआई मात्रक भी ध्यान से पढ़ लेना है, विभवांतर क्या है, फिर इसके बाद है ओम का नियम क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, विद्युत शक्ति क्या है। ये परिभाषाएं हो गई इनकी, और एसआई मात्रक आपको ध्यान से याद करना है इनके साथ। और फिर इंपॉर्टेंट है कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल और उनके अंदर के पदार्थ की मात्रा, ये सब है ना जो इनके कारक हैं, उनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है ध्यान से, ठीक है ना। तो ये कारक हो गए। और इसके बाद आता है ये वाला विद्युत सेल, तार, संधि, विद्युत बल्ब, वोल्टमीटर, अमीटर के प्रतीक, जो ऋण चिन्ह बनाते हैं ना, विद्युत सेल, तार, संधि, विद्युत बल्ब, वोल्टमीटर, अमीटर, जो होते हैं ना विद्युत सेल, विद्युत सेल को अपन दर्शाते इस प्रकार से, ये वाले, तो ये वाला माने ऋण चिन्ह है ना, ये तार संधि, एक बिंदु पे मुझके सारे तार, बहुत सारे तार जुड़ रहे हैं, तो ये तार संधि। विद्युत बल्ब जो अपन इस प्रकार से बनाते हैं। अब वोल्टमीटर होता है, जो वोल्टमीटर इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है ना। और अमीटर
अमीटर, इस प्रकार से बीच में ए बना दो तो अमीटर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ऋण चिन्ह भी आपको 2 नंबर के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अगला विद्युत मोटर। अब आता है 13वां चैप्टर जो होता है, 13वां चैप्टर है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो आपको ध्यान से देखना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, या इसका चित्र भी आ सकता है। चित्र, या तो चित्र आएगा या तो सिद्धांत, दोनों में से कुछ एक आएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं आना, छोटा आना है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विद्युत मोटर का या तो सिद्धांत आएगा या चित्र, तो दोनों पढ़ लेना है। फिर विद्युत जनित का सिद्धांत चित्र, ठीक है ना। फिर गैल्वेनोमीटर क्या है, विद्युत फ्यूज क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और दिष्ट धारा के 3 स्रोत। ये वाला जो 13 चैप्टर का जो है ना निचोड़ है पूरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं। तो वो आपको 13 पार्ट में से ये करना है, ये जो हमने आपको टॉपिक बता दिए, ठीक है ना। इसके बाद आगे के चैप्टर की बात करें तो जो लास्ट चैप्टर अपना बचा है उनके क्वेश्चन की बात करें तो पारिस्थितिकी क्या है, ओजोन परत क्या है, सर्वाहारी जीव क्या है, कौन होते हैं, क्या है, और फिर अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए, और अपघटक क्या है, ठीक है, अपघटक या अपमार्जक दोनों, ठीक है ना। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आना है इस पार्ट से, जो हमने आपको बताया ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है इस वाले लास्ट चैप्टर से। परिस्थितिकी क्या है, ओजोन परत क्या है, सर्वाहारी जीव कौन कहलाते क्या है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए, और अपघटक को समझाइए। इस प्रकार से हमने आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट जो चैप्टर है अपना 15 चैप्टर, उस वहां तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने बता दिए हैं, ठीक है ना, जो है ना पेपर में आने की बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। और जो चैप्टर बीच में कट चुके थे, जैसे चैप्टर नंबर 5 कट गया था, चैप्टर नंबर 16 कट गया था, तो जो चैप्टर अलग हो गए थे उनको हमने अलग कर दिया, जो टॉपिक कट गए थे उनको भी अलग करते हुए हमने पूरा बता दिया है, ब्लूप्रिंट के आधार पर बता दिया है। और आपको एक विशेष बात हम आपको बता दें कि ये जो हमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ये नहीं कि हम बोल रहे ये है पेपर, ये पेपर नहीं, और कोई नहीं बता सकता है यार पेपर, आपको खुद पता है कोई पेपर कैसे बता सकता है, पेपर बिल्कुल सुरक्षित रखे होते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी हमने ये पूरा पेपर बताया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, और ये आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहा है पिछले सालों के पेपर से, और इसलिए हमने इस आधार पे आपको, और कितने नंबर का आना उस आधार पे। अब इस मान लो एक चैप्टर में 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा इतना बड़ा 4 नंबर वाला। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस के अनुसार आपको हमने बताया है कि इन चैप्टरों से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये वाला है इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो हमने ऐसे 2 नंबर क्वेश्चन वाले पेपर क्वेश्चन बताए ना, 2 नंबर के जो आ सकते हैं। अब हमने एक पेज 2 पेज के आंसर है, जिसके 1-1.5 पेज का आंसर है, वो कैसे 2 नंबर में आ जाएगा। तो कॉमन सेंस से और इंपॉर्टेंस से और अपने अनुभव से बताया कि ये वाले क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन कर लिए ईमानदारी से, तो आपके पेपर में, और अच्छे ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ लेना, तो आपके 75 से आउट ऑफ 75 बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी आपके प्रोजेक्ट मिला के 100 आउट ऑफ 100 मिल ही जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से पेपर को करना है, इन क्वेश्चन को लगा लेना है, और लास्ट में फिर बता दे रहे हैं आपको कि ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस, तो इसको कर लेना, पहले ये पूरे क्वेश्चन कर लेना, इसके बाद आपकी जो पेपर की माने पेपर की तैयारी और करना चाहते हैं तो और जो क्वेश्चन आपके बच्चे हैं, जैसे आपके पेपर माने बुक में है, आपके नोट्स में है, उनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। ध्यान से ये आपको हमने बता दिया है, और यही पे निर्भर नहीं रहना कि यही क्वेश्चन बस करके जाने, ये तो करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनको भी कर लेना है। और आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, फुल मार्क्स ला सकें, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।